साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी में हमने रेप्लिकेशंस के बारे में मुझे क्या-क्या एंजाइम्स चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया, तो वो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे रेप्लिकेशंस के बारे में बात करूँगा, तो पहले हम एक बेसिक लेवल की कहानी समझेंगे कि आखिर रेप्लिकेशंस में होता क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएगी, ठीक है? और बाकी जो बहुत ज़्यादा डिटेल की कहानी होगी वो आपको मैं एक सेपरेट लेक्चर में बताऊँगा। तो पहले हम बेसिक माइक्रोबायोलॉजी को कवर करेंगे, जिससे आपका डीएनए से लेकर आरएनए, ठीक है? और आरएनए से लेकर प्रोटीन तक की सारी स्टोरी जो है वो आपके ज़हन में क्लियर रहे। ठीक है? तो अब यहाँ पे करना क्या है, जब मुझे रेप्लिकेशंस कराना है तो मैंने ये समझ लिया कि मुझे कौन-कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता है, तो मुझे उसमें पॉलीमरेज़ चाहिए होगा, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। उसके अलावा मुझे प्राइमेज़ चाहिए होगा, क्योंकि डीएनए जो है वो अपना रेप्लिकेशन खुद नहीं कर सकता है, उसको एक अपना प्राइमर की आवश्यकता है। हेलिकेज़ चाहिए होगा, क्योंकि मुझे दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट करने हैं। टोपोआइसोमरेज़ जो है वो टेंशन्स वगैरह को कम करता है, उसके लिए मुझे चाहिए। और बाकी हमने क्लेनाउ फ्रेगमेंट्स वगैरह को समझ लिया। तो इस तरीके से करते हुए मेरे पास एंजाइम्स मुझे पता चल गए, और उसके बाद जब डीएनए जो होगा वो आपका ओपन होगा, तो वह वापस से ना जुड़ जाए, इसके लिए मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स चाहिए होगा। और चौथा एंजाइम जो कि आपके, जब चूंकि क्या होता है कि जब दो डीएनए को अगर आपस में जोड़ना होगा, या जहां पर आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस एक स्टैंड पर कंटिन्यूअस होती है और एक पे आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है, तो वहां पे जोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा, जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ेगा, वो आपका लाइगेज होगा, जो कि एटीपी डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा आपके रेप्लिकेशंस की। तो डीएनए का जो आपका रेप्लिकेशंस होता है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे रेप्लिकेशन कराने के लिए 4 स्टेप्स चाहिए। ठीक है? 4 मेजर स्टेप इस कहानी में आते हैं, जिसमें आपको इनिशिएशन एक स्टेप होगा, भाई किसी चीज़ की शुरुआत होना। दूसरे स्टेप पे मुझे अनवाइंडिंग करना होगा हेलिक्स की। तीसरे स्टेप में मुझे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड बनेगा। और फोर्थ स्टेप में मेरा क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो इस तरीके के मेरे 4 स्टेप होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया, यानी कि मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जैसा कि आपकी फिगर में दिखाई पड़ रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो कहानी का स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है कि रेप्लिकेशन जो होता है वो यूजुअली स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट ऑन द डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी सीक्वेंस बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि डीएनए में रेप्लिकेशंस कराना है तो वो कहीं से भी मन मुताबिक जहां से चाहोगे वहां से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके पर्टिकुलर डीएनए में क्या होता है, अगर मैं उसको सर्कुलर मान लूं, तो कहीं पर क्या होगा, एक आपका ओराई सीक्वेंस होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पोजीशन से क्या होगा, आपका रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा। ठीक है? अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ, तो मुझे पता है कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आपका सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, कोई दिक्कत नहीं। इट हैज़ सिंगल रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है, जिसमें हम ई कोलाई की बात कर सकते हैं, जो कि आपका बेसिकली ओराई सी होता है। ठीक है? तो अभी मैं केवल इतना याद रखूँगा कि जो ई कोलाई में जो होता है, वहाँ पे सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, एंड एंड्स एट ए स्पेसिफिक साइट। खत्म भी होगा एक स्पेसिफिक साइट पे, जिसको मैं क्या बोलूँगा, टर्मिनस, यानी कि टर्मिनल एंड पर क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब ये इनिशिएशन होता है, जो कि आप बड़े बुक्स में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि कुछ आपकी इनिशिएटर प्रोटीन्स होती हैं, वो बाइंड करती हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, और अनवाइंड करती हैं शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ द डीएनए। फर्दरमोर सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑन बोथ साइड ऑफ इनिशियल ओपनिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय द हेलिकेज। आखिरकार ये काम करेगा बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमने कल समझ लिया। इसके अलावा रेप्लिकेशन फॉक्स फॉर्मेशन होता है, जो भी आप आगे देखेंगे, जो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे आप जब आगे जाके देखेंगे, तो वहाँ पे आपका रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, बाकी यहाँ पे समझते जाइए। रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, जो कि आपका एक तरीके का वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऑन द बोथ साइड्स, एंड दे मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन इन अपोजिट डायरेक्शन। में क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहानी है, आपका 5 to 3 डायरेक्शन में आपका ये था, और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है? तो ये कहानी आपकी हो गई। दिस मोड ऑफ द रेप्लिकेशन को मैं क्या कहूंगा, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन करूंगा। और यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि बी से बैक्टीरिया होता है और बी से बाई डायरेक्शनल होता है। तो यानी कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो मैं क्या कहूंगा, बाई डायरेक्शनल होता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम हैव ए सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, यानी कि सिंगल ओरिजिन साइट होगी। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ओरिजिन साइट्स होगी, या कहीं से भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन से स्टार्ट होगा। जब यहाँ से ये स्टार्ट होगा, एक आपका न्यू डीएनए है, ये आपका ओल्ड डीएनए है, जो कि आपको दिख रहा है। और रेप्लिकेशन जो है वो आपके दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब यहाँ इस डायरेक्शन से भी रेप्लिकेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन से भी हो रहा है। ठीक है? तो ये जो कहानी होती है, ये आपकी बैक्टीरिया में होती है। बाकी बी फॉर बैक्टीरिया, बी फॉर बाई डायरेक्शनल, ये मैं याद रखूंगा।
ठीक है। एज डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट की आवश्यकता होगी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन उसको स्टेबलाइज करेंगी, ये हमने कल समझ लिया। और टोपो आइसोमरेज जो होगा वो उसके टॉर्जन स्ट्रेन को कम करेगा कि वो वापस से उलझ ना जाए। ठीक है, ये कहानी आपको समझनी होगी। तो टोपो आइसोमरेज भी आके उसी समय बाइंड कर जाएगा। इसके अलावा जो हमने कल जो समझा था कि हमारा जो मेन एंजाइम है वो मेरा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, तो यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा वो सिंथेसाइज करेगा न्यू डीएनए स्टैंड को इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल टू द टेम्पलेट स्टैंड। यानी कि अगर आपका टेम्पलेट स्टैंड 3 प्राइम टू 5 होगा तभी ये आपका 5 टू 3 सिंथेसिस होगा। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस ऑन द बेयर टेम्पलेट, ये हमने पहले समझ लिया, क्योंकि वो 3 प्राइम ओएच पर न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए मुझे एक प्राइमेज यानी कि एक प्राइमर की आवश्यकता होगी जो कि सिंथेसिस करेगा। आपका ये एंजाइम है, प्राइमेज एंजाइम है, नाम से स्पष्ट है कि ये आपका प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। तो यानी कि मुझे एक आरएनए का प्राइमर मिल जाएगा जो कि शॉर्ट स्टेज 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड में याद रखूंगा इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑन द टेम्पलेट स्टेट एंड ईच रेप्लिकेशन फॉर्क। यानी कि जब आपका रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा तो दोनों ही स्टैंड टेम्पलेट है, तो दोनों ही जगह पे आपको आरएनए प्राइमर लगाना है। ठीक है, द आरएनए प्राइमर क्या प्रोवाइड करेगा, 3 प्राइम ओएच ग्रुप प्रोवाइड करेगा जहां पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड को। यानी कि जो आपका 5 प्राइम फॉस्फेट होगा वो 3 प्राइम ओएच से आके रिएक्ट करेगा, ओएच पर ऐड करेगा। तो ये जो रिएक्शंस होती है इसी के लिए मुझे क्या चाहिए, आरएनए का प्राइमर चाहिए। तो जब ये कहानी होगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर ऑन द टेम्पलेट स्टैंड ओरिएंटेड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इलोंगेशन स्टेप में आ जाएगा, मतलब वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा। तो ये कहानी आपकी हो जाएगी कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये याद रखिएगा, हमेशा क्या करेगा, आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन द 3 प्राइम ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट द ग्रोइंग एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड एंड 5 प्राइम अल्फा फॉस्फेट ग्रुप ऑफ इनकमिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो आपका डीएनटीपीस होगा। तो एक चीज यहाँ पे जो आपको समझना है, जो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, कि जब आप एटीपी पढ़ते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में जाएंगे तो एटीपी का मतलब क्या है, आपका ट्राइफॉस्फेट है। अब ये ट्राइफॉस्फेट होता है तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इस तरीके से नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा फॉस्फेट जो है, एटीपी का कौन सा फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड में इनकॉर्पोरेट होता है, तो मैं क्या आंसर करूंगा, अल्फा फॉस्फेट जो होता है वो आपका न्यूक्लियोटाइड में इनकॉर्पोरेट होता है। यानी कि जब आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसमें अल्फा जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो आपका अटैच होता है। और ये मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, एग्जाम में आने की संभावना है और बहुत एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हर स्टेप में बीटा और गामा फॉस्फेट जो होंगे इनकमिंग डीएनटीपीस आर क्लीव्ड कर दिए जाएंगे एंड द रिजल्टिंग न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू 3 प्राइम ओएच ग्रुप। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई। ऑन द टेम्पलेट स्टैंड ओरिएंटेड इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, जहाँ पे न्यू सिंथेसिस होगी वो आपकी 5 टू 3 होगी, जिस जो कि आपकी कंटिन्यूअसली चलेगी, उसको मैं क्या बोलूंगा, लीडिंग कहूंगा। लीडिंग का मतलब यह है कि जो आपको कंटिन्यूअसली सिंथेसिस एक स्टैंड पे देखने को मिलेगी वहां को मैं क्या कहूंगा, आपका मैं क्या कहूंगा, वहां पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस मिलेगी तो मैं उसको लीडिंग स्टैंड कहूंगा। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है जो कि आपका 3 टू 5 ओरिएंटेशन है, न्यू स्टैंड आपका सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 3 फॉस्फेट यहाँ पे आके जुड़े, बाकी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बेस मिलता है, बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आपका आया जो कि थाइमीन को लेकर आया है, इसके पास 3 फॉस्फेट है। इस कंडीशन में क्या हुआ है, इसको इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, तो ये काम मेरा कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस होनी है तो पॉलीमरेज तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक्टीरिया के केस में थर्ड जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब ये इनकॉर्पोरेट कराएगा फॉस्फेट ग्रुप को, तो यहाँ पर क्या होता है कि पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और इनकॉर्पोरेट करके वो फॉस्फेट को क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। इस तरीके से जो आपका बेसिस होते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द एडिशन ऑफ द 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप टू द 3 प्राइम ओएच ग्रुप ऑफ द प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, अब इसने क्या किया है कि अपने जो था वो आपके फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दिया है 3 प्राइम ओएच ग्रुप पर। तो ये स्टोरी होती है बेसिक रेप्लिकेशन का है। दोनों स्टैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होंगे, याद रखना है। अगर एक आपका 5 टू 3 है तो दूसरा क्या होगा, 3 टू 5 होगा। बेसिकली जो आपका सिंथेसिस होता है वो 5 टू 3 डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि जो आपका टेम्पलेट होगा वो कैसा होगा, 3 टू 5 डायरेक्शन में आपका टेम्पलेट होगा। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपका जो टेम्पलेट है वो किस
मतलब किस डायरेक्शन में होगा, तो वो हमेशा मेरा 3 टू 5 डायरेक्शन में होगा। ठीक है? तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहानी मैंने आपको बताई है। बाकी लीडिंग और लैगिंग वाली स्टोरी भी हम आपको समझाते हैं। तो जैसे कि क्या है, सिंथेसिस ऑफ ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड और बोथ टेम्पलेट स्ट्रैंड इन रेप्लिकेशन फॉर्क टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है? तो साथ-साथ होता है, ऐसा नहीं है कि पहले एक एक टेम्पलेट, मतलब मान लो कि मैं एक डीएनए स्ट्रैंड को बना लूँगा, फिर उसके बाद दूसरे को बनाऊँगा, ऐसा नहीं है। जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पे साइमल्टेनियसली होगा, इसका मतलब साथ-साथ। ऑन द टेम्पलेट स्टैंड, जो कि आपका ओरिएंटेड होगा 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन इन रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यानी कि जो आपका टेम्पलेट है, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि आपका 5 टू 3 डायरेक्शन में है, वहां पे आपका लीडिंग स्टैंड है, जो कि उल्टा सिंथेसाइज करता हुआ चला जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे सिंथेसिस आप करते हुए चले जाइए। लेकिन क्या होता है कि जब आप 3 प्राइम टू, जो आपकी एंटी पोलैरिटी वाली स्टोरी अगर आप देखते हैं, तो जो कि आपका 3 टू 5 है, अगर यहाँ पर मैं उल्टा सिंथेसाइज कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, पोलैरिटी की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? मतलब ये जो आपकी पोलैरिटी है वो बिगड़ जाएगी। इसी वजह से जो दूसरा स्टैंड होता है, यहाँ पे मुझे टुकड़े टुकड़े में 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ ऐड हुआ और एक यहाँ ऐड हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइमेज सिंथेसाइज करता है आरएनए प्राइमर को एट द रेप्लिकेशन फॉर्क ऑन दिस टेम्पलेट स्टैंड, द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होगा वो ऐड करता जाएगा न्यूक्लियोटाइड को, कोई दिक्कत नहीं है। सिंथेसिस होगा शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए ऑफ अबाउट 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एक तरफ से ऐड करते जाएंगे। एज अनवाइंडिंग प्रोसीड, अनदर आरएनए प्राइमर आपको चाहिए होगा, फॉर्म होता है विच इज इलोंगेटेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज। सिंथेसिस ऑफ दिस टेम्पलेट टेक्स प्लेस डिसकंटिन्यूअसली, यानी कि एक जो होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट सेगमेंट कार्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, मैं बोलता हूँ इसको क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं वो आपके ओकाजाकी, इनका नाम था, हु अलोंग विद कलीग्स फर्स्ट टाइम इन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट बिगिंस विद एन आरएनए प्राइमर, द डीएनए स्टैंड सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली इज कॉल्ड लैगिंग स्टैंड। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी एक सिंथेसिस जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली हो रही है, कोई इंटरप्शन नहीं है, लेकिन एक स्टैंड पे मुझे इंटरप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैंने क्या बोला, लैगिंग स्टैंड बोला। बाकी एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी पूछेगा कि डीएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में हो रही है, मैं क्या कहूंगा, 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आरएनए की सिंथेसिस किस डायरेक्शन में होती है, 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। ठीक है? इसी तरीके से अगर आपसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी पूछेगा कि किस डायरेक्शन में बनते हैं, तो ये भी जो होते हैं ये आपके 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनते हैं। तो जितनी कहानी है सारे आपके 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है, और जो आपका टेम्पलेट होगा वो आपका 3 टू 5 होगा। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर 5 टू 3 प्राइम मुझे बनाना है तो टेम्पलेट मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस अभी हम इतना समझेंगे कि ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, जिसको मैं उल्टा समझ के क्या करूंगा, इस पे ऐड करता जाऊंगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लीडिंग लीडिंग स्टैंड जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही है, और लैगिंग स्टैंड जो है उसमें डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही है। बाकी जो मुझे याद रखना है, आपको ये देख सकते हैं, लीडिंग स्टैंड में तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन दैट डायरेक्शन दैट रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे मूव करता जाएगा, मतलब इस तरीके से आपका खुलता जाएगा। पूछेगा कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपका वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेम्पलेट स्टैंड आपको समझ में आ गया, दो टेम्पलेट हो गए। जब भी मैं डीएनए की बात करूंगा तो मेरे पास कितने टेम्पलेट होंगे, मेरे पास दो टेम्पलेट होंगे। बाकी नहीं समझ में आता है तो डी से डीएनए, डी से डाई, डाई का मतलब दो, ऐसे तो लिखते हो मोनो डाई ट्राई, जब आप कभी केमिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मेरे पास दो टेम्पलेट होगा। रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे बनता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज मुझे चाहिए होगा, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में मुझे सिंथेसिस करना होगा, और उस टुकड़े को सिंथेसिस करने के बाद जोड़ने का काम कौन करेगा, वो मेरा लाइगेस करेगा। लाइगेस क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन फ्री में नहीं करेगा, एटीपी से मुझसे क्या लेगा, बदले में एटीपी लेगा, मतलब एनर्जी जो लेगा वो एटीपी से लेगा। कहानी समझ में आ गई। बाकी आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इतनी कहानी आपको याद करनी है, जो कि आपके जहन में यहाँ पे बैठ गया होगा। तो ये कहानी हो गई। अब मैं कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। सिंस डीएनए का जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, वन सिंथेसिस जो है वो आपकी कंटिन्यूअसली हुई, जिसको मैंने लीडिंग कह दिया। दूसरी जो हुई वो आपकी डिसकंटिन्यूअस हुई, जिसको मैंने लैगिंग कह दिया। तो रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी डिसकंटिन्यूअस, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि आपका सेमी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब सेमी का मतलब आधा जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस, एक स्टैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो गया, तो मैं इसको अगर टेक्निकली बोलना चाहूँ तो मैं इसको सेमी डिसकंटिन्यूअस बोल सकता हूँ। तो ये भी वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है।
ठीक है। दस द लीडिंग स्टैंड हैज ओनली वन प्राइमर। एक चीज याद रखिएगा कि लीडिंग स्टैंड में तो कोई इंटरप्शन नहीं आया, तो मैंने एक बार आरएनए प्राइमर दे दिया और वो यहाँ पे सिंथेसिस करता हुआ चला गया, यानी कि लीडिंग स्टैंड पे केवल मुझे एक आरएनए का प्राइमर देना पड़ा। ठीक है, मतलब एक बार मुझे प्राइमर यहाँ पे देना पड़ा। ठीक है, जो कि 5 प्राइम है, वाइल लैगिंग स्टैंड पे मुझे मल्टीपल आरएनए प्राइमर लगाने पड़े। भाई जितनी बार अगर आप सिंथेसिस करोगे उतनी बार आपको आरएनए प्राइमर चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि लैगिंग स्टैंड में कितने प्राइमर चाहिए, तो मल्टीपल प्राइमर मुझे चाहिए होंगे जब मैं लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस करूंगा। लीडिंग वाले में मुझे केवल एक प्राइमर चाहिए होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये कहानी हो गई। इसके बाद जो कि आपका मल्टीपल आरएनए प्राइमर होगा इक्वल टू नंबर ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपसे पूछता है कि कितने मल्टीपल आरएनए प्राइमर चाहिए, तो जितना आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाना है उतने ही आपको आरएनए प्राइमर चाहिए। तो ये बहुत सॉलिड लाइन लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनाया जा सकता है और बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे मैं कहूंगा। ठीक है, तो इसको याद रखिए। कोई आपसे पूछे कि मुझे कितने आरएनए प्राइमर चाहिए लैगिंग स्टैंड के लिए, तो मेरा आंसर होगा जितने आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाने हैं उतने आरएनए प्राइमर आप ले आइए। द क्वेश्चन अराइजेस हाउ दीज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कन्वर्टेड इनटू द कंटीन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड। चलो भाई ठीक है, तुमने टुकड़े टुकड़े में बना लिया, तो इसको जोड़ोगे कैसे? तो मैं इसको जोड़ूंगा कैसे कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है मेरा इन्वॉल्व है, वो क्या करेगा 5 to 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी से आरएनए के प्राइमर को, यानी जितने भी आपके मल्टीपल आरएनए प्राइमर है वो मेरा पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा अपने 5 to 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस वाली एक्टिविटी से रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड रिप्लेस कर देगा विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड बाय इट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो प्राइमर को रिमूव कर देगा और जहां पे उसको फॉस्फेट ग्रुप या न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी से भी ऐड कर देगा। और जो एक छोटा सा जगह बचेगा जहां पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना होगा, तो वो काम मेरा लाइगेज कर देगा। तो लाइगेज क्या करेगा, ज्वाइन करेगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को बाय कैटालाइजिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये कहानी तो मुझे भूलना ही नहीं है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द टर्मिनेशन प्रोसेस आर नॉट क्लियर बट इज नोन दैट द स्पेसिफिक टर्मिनेशन साइट इज लोकेटेड रफली अपोजिट टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि टर्मिनेशन की बात करें तो ये चीजें उतनी क्लियर नहीं है। हायर बुक्स में जाएंगे तो वहां पे कुछ आपकी प्रोटीन्स होती हैं, कुछ सिग्नल्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया है कि जो मैं आपको इन सब चीजों को पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे दूंगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा अगर आप हाई लेवल की चीजें देखना चाहते हैं। बट अभी मुझे केवल इतना जानना है कि भैया अपोजिट, जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में एक आपका टर्मिनेशन सीक्वेंस होगा, मान लो कि ये आपका सर्कुलर डीएनए है, अगर यहाँ से ओरिजिन हुआ है तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनेशन सीक्वेंस है। तो जब सिंथेसिस होते होते ये टर्मिनेशन सीक्वेंस पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, आपका रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद रेप्लिकेशन इज टर्मिनेटेड व्हेनेवर टू रेप्लिकेशन फॉर्क मीट। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका रेप्लिकेशन कब टर्मिनेट होगा। तो रेप्लिकेशन मेरा तब टर्मिनेट होने की संभावना है जब मुझे दो रेप्लिकेशन फॉर्क आपस में मिलते हुए, मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी ना, खुलते खुलते एक ऐसी स्थिति आएगी दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ आपकी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है जिनको मैं टर्मिनेशन प्रोटीन बोलूंगा, जो बाइंड करेंगी टर्मिनेशन साइट्स पे और ब्लॉक कर देंगी मूवमेंट ऑफ हेलिकेज। तो यानी कि अगर मैं टर्मिनेशन प्रोटीन क्या करती हैं वो आपसे पूछा जाएगा तो मैं क्या कहूंगा कि जो आपकी टर्मिनेशन प्रोटीन होती है, क्योंकि डीएनए को खोलने का काम कौन कर रहा था, हेलिकेज ही था जो होल सोल रिस्पॉन्सिबल था। तो अगर मैं हेलिकोज को बंद कर दूं, हेलिकेज ही को हटा दूं, तो क्या होगा, जब डीएनए खुलेगा नहीं तो डीएनए बनेगा नहीं। पॉलीमरेज है, टोपोआइसोमरेज है, कुछ भी हो वो बैठे रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं हेलिकेज को बंद कर दूंगा या हेलिकोज को स्टॉप कर दूंगा। तो जो आपके टर्मिनेशन प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ हेलिकेज को स्टॉप करते हैं, दट स्टॉपिंग द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड प्रिवेंटिंग फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, द यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन रिसेंबल। अगर मैं, ये तो आपकी बैक्टीरिया की कहानी हो गई। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो वो भी बहुत तरीके से आपकी बैक्टीरियल रेप्लिकेशन से सिमिलर होती है। यूकैरियोटिक हैव मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें आपके मोस्टली लीनियर होते हैं, कुछ डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। ये आपकी न्यूक्लियर की कहानी है। इंस्टीड ऑफ सिंगल ओरिजिन ईच यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज मल्टीपल ओरिजिन। ये याद रखिएगा कि जो आपका यूकैरियोटिक, अगर मैं बैक्टीरिया में बोलता हूं तो यहाँ पे सिंगल ओरिजिन साइट था, मान लो ये आपका सर्कुलर डीएनए था तो ये सिंगल ओरिजिन था। लेकिन जब आपका लीनियर डीएनए है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे मल्टीपल ओरिजिन साइट चाहिए होगा रेप्लिकेशन कराने के लिए। तो अगर आपसे पूछता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, तो यूकैरियोटिक में जो होते हैं वो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस मुझे देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईच यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज मल्टीपल ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन फॉर्क्स
आर बाई डायरेक्शनल। तो ये आपको याद रखना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाइएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इंस्टीड ऑफ सिंगल ओरिजिन ईच यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज मल्टीपल ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन फॉक्स आर बाई डायरेक्शनल। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑल रीजन। सेवरल काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट में, जो हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाली स्टोरी मैंने आपको पहले समझा दी। बाकी टर्मिनेशन की अगर मैं फिगर की बात करूं, तो इस तरीके से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पर कहीं पर एक आपके टर्मिनेशन की साइट होगी। जैसे ही वहां पे टर्मिनेशन पे जाके वो मिल जाएंगे, ये दोनों ही प्रोटीन डीएनए के मॉलिक्यूल जो है वो आपके अलग हो जाएंगे। और अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनेगा, पैरेंटल डीएनए है, डॉटर डीएनए है, रेप्लिकेशन फॉक्स बनेगा। बेसिकली जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें 3-4 स्टेप्स की, जब इनिशिएशन में भी 2-3 स्टेप्स होते हैं। बेसिकली आपका बबल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी इतना याद रखिएगा कि एक तरीके का बबल का फॉर्मेशन होगा, ये आपका ओपन हो जाएगा और 2 डॉटर डीएनए जो होंगे वो आपके सिंथेसिस होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपके बबल्स के फॉर्मेशन हुए, एक तरीके से बाई डायरेक्शनल यहाँ पर भी आपकी सिंथेसिस देखने को मिलेगी। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन होंगे। बाकी जो और भी कुछ की पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो यानी कि जो मोटी मोटी बात है, मल्टीपल ओरिजिन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाली कहानी होगी। बाकी यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो छोटे छोटे टुकड़े में करके मैंने इन सारी चीजों को आपको समझा दिया है। बाकी उस दिन जो आपका एक पॉइंट था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने उस दिन रह गया था, कि सिंथेसिस ऑफ लीडिंग या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होता है वो फास्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्राइमर, वाइल द सिंथेसिस ऑफ ए लीडिंग स्ट्रैंड जो कि आपका डिसकंटिन्यूअस के तरीके काम करता है, स्लो होता है और इसको मल्टीपल प्राइमर्स की आवश्यकता होती है। तो मैंने डीएनए का रेप्लिकेशन एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका रेप्लिकेशन होता है, जो कि आपका जेन्युइन फिनोमिना है, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो थोड़ी और ब्रॉड लेवल की चीजें हैं उसको मैं डिफरेंट पार्ट में मैं आपका कवर करूंगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके डेफिनेटली जो होंगे वो आपके डिसाइड होंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।